नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे साइंस महामैराथन का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने पार्ट 1 कवर कर रखा है, पार्ट 2 उसके बाद ये पार्ट 3 है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जा कर के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी प्रॉफिट होगा। ठीक है, या इसको देख लीजिए उसके बाद भी वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न जो है आपको 2011 से लेकर के अभी तक का 2023 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया वो सारा प्रश्न डिस्कस किए हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसमें लगभग एक 200 प्रश्न इसमें भी होगा। ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला इसमें जो कुछ 600 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है 600 तक कर लिए थे हम लोग, 601 से चलेंगे। तो चलिए हम एक बार पीछे वाला कर लेते हैं, 600 वाला का। कर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सी गैस बनाती है। ठीक है, CH4, C2H2, C2H6 या C2H4। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा कि एथेनॉल को जो सांद्र H2SO4 में जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो C2H4 देता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 601 का कि आयोडीन आयोडीन को निम्नांकित में से निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंक्चर आयोडीन बनाता है। क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड या एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। आयोडीन को अगर हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल के द्रव में घोलते हैं तो ये टिंक्चर, ठीक है, आयोडीन बनाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 602 में कह रहा है कि तत्व के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। बताइए किसने दिया था। तत्व के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा। डोबने डोब डोवे डोवे राइनर के द्वारा या न्यूलैंड्स के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा, कोई नहीं। बताइए दोस्तों, तो न्यूलैंड साहब के द्वारा जो है ना, जो तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है उसका अष्टक सिद्धांत दिया गया है। 603 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है एक बताइए। तो सिलिकॉन एक धातु है, अधातु है या उपधातु या मिश्र धातु है। तो दोस्तों सिलिकॉन जो है ना वो एक उपधातु है। क्या है, उपधातु। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 604 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है, 18, 7, 16 या 10। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 36 कतारों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है दोस्तों। चलिए 605 नंबर में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु या क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। बताइए, तो अम्लीय कहता आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना वे क्षारीय धातु के होते हैं। किसके होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है n² 2n², 3n², 4n²। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है ना वो 2n² होता है। कितना होता है दोस्तों, 2n² होता है। 607 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 607 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, परमाणु साइज के आवर्त फलन है या परमाणु आयतन के आवर्त फलन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है ना उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर निर्भर करता है वो। ठीक है, गुणधर्म पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 608 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 608 का जो आंसर हो जाएगा ये घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बाईं से हम लोग, ठीक है, बाईं से अगर हम लोग दाईं की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु संख्या क्या होगा, साइज घटता है उसका। 609 में कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 7, 9, 15 या 18। बताइए, तो इसमें जो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो कितने हैं, 18 है। ठीक है, चलिए 610 नंबर में कह रहा है कि एक पीएम, यानी पीएम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पिकोमीटर। क्या बोलते हैं, एक पिकोमीटर बराबर होता है, क्या होता है, 10⁻12 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻6 मीटर। तो दोस्तों कितना होगा इसका आंसर, 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 611 में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। बताइए, वर्ग, आवर्त या
अपरूप या इनमें से कोई नहीं। 6 से 11 में जो है आवर्त सारणी के उदक स्तंभ को क्या कहा जाता है बताइए? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। 612 नंबर में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 या Cl2। बताइए आवर्त सारणी के जो शून्य समूह का तत्व होता है वो क्या होता है? हीलियम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार है क्या? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है ना वो परमाणु की क्या है? संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 9, 18 या 15 या 10। क्या होती है बताइए? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है ना वो कितनी होती है? 18 होती है वर्गों की संख्या। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 615 नंबर में क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, 9 और 8 या 12। आवर्त सारणी में जो है वो 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। याद देखिएगा 616 नंबर में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन कक्षकों की संख्या। तो आवर्त सारणी के आवर्त तत्वों में जो है ना ये कौन सा गुण समान होता है? कक्षकों की संख्या क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 617 में कह रहा है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, 4, 7 या 6। बताइए सल्फर के संयोजी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? वे 6 होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते 618 में क्या कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है? Cl की या F की या आयरन की या क्या कहते हैं देखिए Br की, बताइए ब्रोमीन की। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 618 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है? तो ये जो है ना आयरन की अधिकतम ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। 619 में कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है 2, 8, 18 या क्या कहते हैं 32। कितना है बताइए? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। 619 के बाद 620 में देखिए क्या कह रहा है। 620 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? M से, क्या कहते हैं M+ से, M2+ से, ठीक है ना, M3+ से। बताइए किससे? तो अगर हम M से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बाहर, निकालना क्या है? आसान है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 621 में कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन से सेल बाह्यतम है? बताइए K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। तो ये जो तत्वों के द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए जो है ये जो L सेल है ना वो क्या है? ये बाह्यतम है। ठीक है। 622 में क्या कर रहा है? मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया? गैलीलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में के रिक्त स्थानों पे जो है ना बाद में गैलीलियम प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है। 623 में क्या कर रहा है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है दोस्तों? एक निष्क्रिय गैस होता है। 624 में क्या कर रहा है? किसी तत्व में 2 सेल है और उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं। वह तत्व है नियॉन, आर्गन, क्लोरीन या सोडियम। किसी तत्व में 2 सेल है वो दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे होते हैं। क्या है? नियॉन है। क्या है दोस्तों? नियॉन है। चलिए 625 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन या क्या कहते हैं आयोडीन। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है उसका नाम क्या है? आयरन है। 626 में क्या करा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम या क्या कहते हैं बताइए? ये फ्लोरीन या आयरन। बताइए देखिए एफ है यहाँ पे, सॉरी एफ का मतलब इधर देखते हैं एक बार, एफ। ठीक है Fe फ्लोरीन था, Fe ठीक है ना। देखिए आयरन लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा आसानी इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता? बताइए इसका नाम क्या है? 626 का ये क्या है दोस्तों? आयरन है। क्या है ये? आयरन। ठीक है लोहा। चलिए 627 में क्या कर रहा है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। बताइए पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? फूलों के द्वारा होता है। 628 में क्या कर रहा है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील या सक्रिय या उदासीन।
हीलियम जो है ना वो अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है दोस्तों? अक्रिय तत्व है। ठीक है, चलिए 628 में क्या कर रहा है? 628 में कर रहा है क्या कहता है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो ग्लूकोज में जो कार्बन के है ना कितने परमाणु होते हैं? 6। C6H12O6 किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। C6H12O6 किसका सूत्र दोस्तों? ग्लूकोज का सूत्र। याद रख लीजिएगा, पूछता है, कई बार पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? जल्दी जवाब कमेंट बॉक्स में कीजिए। जिसका CaSO4 5H2O या CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 2H2O या CaSO4 H2O। देखिए, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना उसका होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, 6 से 31 में क्या कर रहा है कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, विजातीय यौगिक पूछ रहा है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो क्या है? विजातीय यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 NaOH Na2CO3 KOH। तो देखिए, तो ये जो बैंकिंग सोडा होता है ना उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। इस सबको रट जाइए प्रश्न को, क्या ये हूबहू क्वेश्चन पूछ देगा आपके एग्जाम में। देखिएगा, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिलोपियन नलिका में? तो अंडाणु जो है ना वो दोस्तों फिलोपियन नलिका में क्या होता है? निषेचित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 34 में क्या कर रहा है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहेंस ने या लेमार्क ने? इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। जोहेंस साहब ने किया था। किसने किया था? जीन का शब्द का जो प्रस्तुत जो है इन्होंने किसने किया था? प्रस्तुत किया था जोहेंस साहब ने किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 635 में कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनेरिया, सिफिलिस या मस्सा या इनमें से सभी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? मस्सा। मस्सा जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, देखिए 636 में क्या कर रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने, लामार्क ने या और ओपेरिन ने या वाई समान ने? किसने लिखी थी बताइए? तो डार्विन साहब ने लिखी थी। क्या? द ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, देखिए 636 में क्या कर रहा है? दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वो दर्पण कैसा है? बताइए। तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब अगर सीधा दिखाई दे रहा है, या तो दर्पण समतल है या क्या है? उत्तल है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है इसको, पहला वीडियो में देख लीजिएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के इसको इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f, या 1/v में 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, या 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। ये किसका दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, 639 में क्या कह रहा है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? बीजांड, बीज, फल या इनमें से कोई नहीं? देखिए, तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो कहलाता है फल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फल कहलाता है। 640 में क्या कर रहा है? परागकोश में होता है पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक या परागकण? तो परागकोश में क्या होता है बताइए? परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण। 641 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केचुआ, मेढक, मछली या कछुआ? तो केचुआ जो है ना ये उभयलिंगी है दोस्तों। क्या है? केचुआ उभयलिंगी है। 642 में क्या कर रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को उपयोग किया था? नीम का पौधा, गुलाब, मटर या गुलदाउदी? किसका बताइए? तो मेंडल साहब ने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु जो है ना मटर का पौधा का उन्होंने क्या किया था? उपयोग किया था। 643 में क्या कर रहा है कि उत्तल, देखिए उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी और दुगुनी फोकस के बीच? बताइए। तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच रहती है। ठीक है, 644 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में? बताइए किस माध्यम में? तो हवा वाला माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? क्या होती है बताइए? अधिकतम होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जल की अपेक्षा और शीशा की अपेक्षा, हीरा की अपेक्षा, इससे अपेक्षा क्या होती है? इसमें हवा में क्या होती है? अधिकतम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और वैसे तो निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होवे करता है प्रकाश का। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखिए निर्वात नहीं दिया हो, इसीलिए आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार जो है ना इसका आंसर क्या ही होगा? हवा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 645 में क्या कर रहा है कि लेंस, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, या फोकस पर, फोकस दूरी और दुगुनी फोकस के बीच? बताइए।
645 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच, ठीक है। 646 में क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक कभी शून्य होती है, बताइए। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों क्या होता है, बताइए, ऋणात्मक होती है। अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। 646 में 47 में क्या करा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, या ए और बी दोनों को, बाइफोकल लेंस को, बताइए। किसको, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। 648 में क्या कह रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 1/16 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1/16 सेकेंड, ठीक है। कोई भी मानव अगर 1/16 सेकेंड देख सकता है, अब रख सकता है अपने प्रतिबिंब बना करके अपने आंख पे, ठीक है, उसके बाद अपने आप हट जाता है, याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिकतम होता है, लाल का, हरा का, पीला का, बैगनी का। स्पेक्ट्रम में जो है ना बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, ठीक है। 650 में क्या करा है, देखिए, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या क्या संबंध, बताइए। आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बटा 4 बटा, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2f, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। 651 में क्या करा, देखिए, करा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज्यादा या समान, या इनमें से कोई। देखिए, हमने बोला था आपको कि निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, जहाँ पे हवा नहीं होता है वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ उसको निर्वात बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, निर्वात में जहाँ हवा नहीं रहता है वहाँ प्रकाश की चाल क्या होता है, ज्यादा होता है, हाँ, ठीक है ना। और क्या, जहाँ हवा होता है वहाँ प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वही बात पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, लेकिन पूछ रहा है कि वायु की अपेक्षा निर्वात की, देखिए, वायु में चाल क्या होगा, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसकी अपेक्षा कम हो जाएगा, निर्वात की अपेक्षा इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा, निर्वात में होगा, सबसे ज्यादा होगा इसमें निर्वात में, ठीक है। और वायु में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 652 में क्या कह रहा है, देखिए, 652 में प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, देखिए, याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक जूल होता है या वाट होता है, डायोप्टर होता है, आर्ग होता है, बताइए। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है दोस्तों, क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। 653 नंबर में क्या कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस या अवतल या बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस के द्वारा जो है ना सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 654 में क्या कह रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22, 23, 24 या 11, बताइए। तो 23 होता है, नर युग्मक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में, बताइए। तो ईस्ट में जो है ना लैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। 656 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबावली, बताइए। तो शुक्रवाहिका जो है ये क्या है, मादा जनतंत्र का अंग नहीं है, ठीक है। किसमें पाया था, पुरुष जनतंत्र अंग है वो, ठीक है, नर जनतंत्र अंग है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, स्त्री और पुरुष दोनों में, क्या कहते हैं, किसी में भी नहीं, बताइए। तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है किसमें पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, ठीक है। 658 में देखिए क्या कर रहा है, मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका या अमेरिका, बताइए। मानव कहाँ से पैदा होता है, अफ्रीका, मानव का उद्भव स्थान क्या है दोस्तों, अफ्रीका है, ठीक है। 659 में क्या कर रहा है, मानव में नर जन ग्रंथि क्या कहलाता है, वृष्ण, अधिवृष्ण या शुक्राव जैसे, या शुक्र जनन नलिका, बताइए क्या होगा। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, वृष्ण कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वृष्ण कहलाता है। 660 में क्या कर रहा है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बॉस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो वंशागत नियमों का प्रयोग जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किया था दोस्तों। 661 में क्या कर रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोफिया किसके द्वारा लिखा गया था, रॉबर्टसन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो बताइए। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया है, ये जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। 662 में कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, बताइए। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो अनंत होती है, कितनी दोस्तों होती है, अनंत होती है। 663 में क्या करा, देखिए,
किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्या आता है, मतलब पीछे देखने के लिए होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण में से कोई बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को जो हम लोग पश्च दृश्य के रूप में करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। तो अगर द्वित के रूप में हम अवतल लगाते हैं, याद रखिएगा मोटरसाइकिल में लाइट फैलाने का काम करता है। चलिए 64 में क्या करा, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, बताइए। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब उसका आंसर 2 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए 665 नंबर में क्या करा सवाल में, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, बताइए। कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, पुतली पर। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना रेटिना में पड़ता है, समझे। किस पे बनता है प्रतिबिंब, रेटिना में बनता है मानव नेत्र का प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए 66 में करा, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, पीला या हरा या काला। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है ना वो श्वेत होता है। कैसा दोस्तों, श्वेत होता है। 67 में क्या करा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 36 पंक्तियां होती है, 5, 6 या 7 या 4, कितने होती है। देखिए दोस्तों ये कितने होते हैं, 7 होती है पंक्तियां, कितनी होती है 36 पंक्तियां 7 होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए निम्न में से कौन मुख्य बायोगैस है, H2CH4 या CH4 या CH4H10, बताइए। CH4 हो जाएगा, क्या होगा CH4 क्या है, बायोगैस है। अगला प्रश्न की ओर चलते 669 में कह रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं, बताइए। मानव में जो डायलिसिस थैली है ना ये किसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 670 में कह रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है, ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है, इनमें सभी नहीं, क्या होगा इनमें से, इसका आंसर बताइए दोस्तों इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी से। इसका आंसर होगा ये ऊर्जा वाहक है, ये ऊर्जा का संग्राहक है, ये ऊर्जा का सिक्का है, इसे बोला जाता है इसमें सभी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ये सब बोला जाता है, ठीक है। देखिए 670 के बाद 671 में क्या करा है, एल्काइन है का समान सूत्र होता है CnH2n, CnH2n-2 1 C2H2n+2 CnH2n-2। देखिए ये जो एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, क्या होता है दोस्तों CnH2n-2 में पढ़ाए भी हम लोग हैं, क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं आप लोग, आशा है कि याद किए होंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का उपयोग किया है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 673 नंबर प्रश्न में कह रहा है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, एज है हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, ठीक है ना, CO2 हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, या क्या कहते Cl2 क्लोरीन, बताइए क्या होगा। आवर्त सारणी का जो शून्यता समूह का तत्व है वो क्या है, हीलियम है दोस्तों, क्या हो जाएगा हीलियम है। चलिए 673 के बाद 674 में क्या करा, और नवीकरणीय ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बताइए। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा है दोस्तों, क्या है दोस्तों, कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है, और नवीकरणीय ऊर्जा है। 675 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, जल, मिट्टी या जीवधारी, बताइए कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए दोस्तों जीवधारी जो है ना ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हवा भी है, जल भी है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी जो है ना, जीव एक संतति से दूसरी संतति में पैदा होता है, यानी कि जनन करने के द्वारा ये जीव उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है जीव जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इनको हम लोग उत्पन्न करते खुद से। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। एथेनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बताइए। तो ये जो है ना चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। बताइए मानव जो है, मानव कौन संसाधन है, मानव क्या है बताइए। इसी तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या पूछा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो यहाँ देखिए वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी, ये सभी जीवधारी जितना भी हम लोग मानव भी इसी में आ जाते हैं ना, जीवधारी हम लोग है, ठीक है। देखिए 676 में क्या कह रहा है, सॉरी 677 में जो है प्रश्न नहीं है, यानी कि 676 तक ही आपका ऑब्जेक्टिव था। तो दोस्तों आपका जो महामैराथन का जो साइंस का सीरीज था ये आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि जितना प्रश्न हमने डिस्कस किया 2011 का, यानी 11 से लेकर के 2011 से अभी तक 2023 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उनका सारा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ आपको इस 3 वीडियो में हमने प्रोवाइड करवाया। वीडियो लंबी हो जाने के कारण आपको जो है जो 2-2 घंटा करके दिए, शायद ये वीडियो जो है आपको क्या कहते हैं आधा घंटा का वीडियो होगा। आशा है कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है दोस्तों, ठीक है ना, तो मन से तैयारी कीजिए। अब इसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं सोशल साइंस का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग चैनल को प्यार दीजिए, इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा।